दार्जिलिंग का एक छोटा सा एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच में बसा था। चारों ओर बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। हरी भरी वादियों से घिरा ये एयरपोर्ट किसी तस्वीर के जैसा खूबसूरत लग रहा था। हवाई जहाज बादलों को चीरता हुआ नीचे उतर रहा था। खिड़की से झांकते मनोज की सांसें तेज हो गई। हरे भरे पहाड़, घुमावदार सड़कें, चाय के बागान, ये सब कुछ किसी सपने के जैसा था। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, माहौल के सन्नाटे ने उसे घेर लिया। अरे बाबा, क्या करते हो? हटोगे क्या? अच्छा, अब गाड़ी के नीचे आने ही वाले थे तो एक काम कर दो। ये बताओ, रिवरडेल एस्टेट किधर है? आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी घबराहट झलक गई। उसने आंखें सिकोड़कर मनोज की तरफ देखा, फिर बिना कोई सवाल किए धीरे से हाथ उठाकर सामने की ओर इशारा किया। मनोज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने एक छोटा सा गांव था, सिर्फ 20 से 25 कच्चे पक्के घर, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज। ड्राइवर ने सिर हिलाया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हाँ, अजीब था ना साहब। कौन? अरे वही बूढ़ा। कुछ गड़बड़ लग रही थी। मतलब उसकी आंखें जैसे वो हमें देख नहीं, घूर रहा हो। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब भी उसी जगह पर खड़ा था, बिना हिले, बिना कुछ कहे, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। अरे छोड़िए ना साहब, लगता है हम आपके नए घर के करीब पहुंच गए हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी मेम साहब से बातचीत हुई, सुनी मैंने। अगर कभी टैक्सी वगैरह की जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लीजिएगा। यहाँ पहाड़ों में सफर आसान नहीं होता साहब। टैक्सी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होते हुए आखिरकार रिवरडेल टी एस्टेट के सामने पहुंच गई। सामने एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का गेट था। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई चौकीदार, ना कोई हलचल। मनोज को याद था कि एस्टेट में एक केयर टेकर रहता है जिसका नाम रामलाल था, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। ड्राइवर ने थोड़ी झिझक के साथ गेट को पार किया और टैक्सी अंदर ले गया। एस्टेट के अंदर का नजारा ही कुछ अलग था। कहीं सूखी झाड़ियों ने रास्ता घेर रखा था तो कहीं टूटी हुई बेंचें लावारिस की तरह पड़ी थी। थोड़ी ही देर में बंगला सामने आ गया। बंगले की हालत तो और भी खस्ता थी। छत की लकड़ियां सड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर सीलन के गहरे निशान थे। बरामदे पर एक दुबला पतला, झुकी हुई कमर वाला एक बुजुर्ग खड़ा था, रामलाल। जैसे ही टैक्सी रुकी, रामलाल ने धीरे धीरे आगे बढ़कर हाथ जोड़ा और कहा, नमस्ते साहब। फिर बिना कुछ बोले उसने मनोज का सामान उठा लिया।
ड्राइवर ने घबराहट भरी नजरों से चारों ओर देखा, फिर मनोज की तरफ मुड़ा और धीमी और गंभीर आवाज में पूछा, साहब, आपको यकीन है ना कि आपको यहीं रुकना है? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर सड़क की ओर देखने लगा, जैसे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहता हो। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। अगर कभी टैक्सी की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा, बस एक फोन की दूरी पर हूँ। नमस्ते साहब, नमस्ते। मनोज हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ड्राइवर ने लंबी सांस भरी और गाड़ी मोड़ी और कुछ ही मिनटों में वहां से निकल गया। रामलाल और मनोज बंगले के अंदर आ गए। मनोज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, चारों तरफ मोटी धूल की परत थी। ऐसा लग रहा था मानो ये घर सालों से वीरान पड़ा हो। रामलाल ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर की ओर इशारा किया। साहब, यही आपका कमरा है। पूरे बंगले में बस यही एक कमरा ठीक ठाक हालत में है, बाकी जगह तो सालों से वीरान पड़ी है। सफाई कर दी थी, लेकिन अगर कुछ कमी लगे तो बता दीजिएगा। मनोज ने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा बड़ा था। एक किनारे पर भारी लकड़ी का पलंग, एक पुरानी अलमारी और खिड़की पर लटकते धूल भरे पर्दे। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना जंगल और चाय के बागान नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़े एक पुराने जर्जर आउट हाउस पर गई। उसके भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक पुराना बल्ब टंगा था। मनोज ने कुछ पल आउट हाउस को ध्यान से देखा। आउट हाउस एकदम सुनसान था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां कोई मौजूद है। तभी ठंडी हवा के एक झोंके ने सूखे पत्तों को हवा में उड़ा दिया। मनोज ने सिर झटककर खुद से कहा, हाँ, शायद सफर की थकान की वजह से मैं ही बेवजह सोच रहा हूं। कमरा ठीक है, बस थोड़ी सफाई और करवानी होगी। हाँ साहब, सफाई पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं कल बाकी का काम भी करवा दूंगा। आप सफर से थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सुबह मैं आपको पूरी जायदाद दिखा दूंगा। तुम कब से यहाँ पे हो? हाँ, बहुत साल हो गए साहब। जब से पुराने मालिक का देहांत हुआ, तब से मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। वो यही रहते थे, इस बंगले से बहुत लगाव था उन्हें। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। उनके जाने के बाद से ये जगह
नाखून रगड़ रहा हो और फिर एक फुसफुसाहट, जैसे कोई गुस्से में बड़बड़ा रहा हो। आवाज देखो पूरी तरह से जैसे ही वो पीछे मुड़े और वापस जाने लगे, सारी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। बदबू भी धीरे धीरे फीकी पड़ने
भयानक और दिल दहला देने वाली चीख मारी। मनोज हवा में लहराता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा और रामलाल भी जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। अगले ही पल लैंटर्न की लौ बुझ गई, बरामदे का हल्का जलता बल्ब चटक कर टूट गया और गहरी डरावनी अंधेरी रात ने जैसे सब कुछ निकल लिया। उसे अकेलेपन का एहसास मत होने देना। रेखा ने सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली और कुछ पल चुप रहने के बाद वो फिर से बोली। रामलाल, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे फोन करना। रेखा ने धीरे से फोन काट दिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने फोन अपने बैग में रखा और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अब माफ कीजिएगा, आप ठीक हैं? रेखा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूँ। देव ने धीरे से बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, पानी ले लीजिए, शायद थोड़ी राहत मिले, लीजिए। थैंक यू। देखिए, अगर बुरा न माने तो मैं पूछ सकता हूँ, मतलब सब ठीक तो है? मनोज, मेरे पति वो वहाँ अकेले हैं और वो ठीक नहीं लग रहे। रामलाल ने फोन पर कहा कि मनोज कुछ बोल
आया हुआ फोन। लेकिन आप परेशान मत होइए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके साथ वहां चल सकता हूं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट गूंज उठी। रेखा और देव ने एक दूसरे की ओर देखा। फ्लाइट टू दार्जिलिंग इज रेडी टू टेक ऑफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दार्जिलिंग जाने वाली उड़ान उड़ने के लिए तैयार है। रेखा और देव ने चुपचाप अपने कदम बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ा दिए। खाली दीवार को घूर रही थीं। खुद को संभालिए रेखा जी, हम यहां मनोज को ठीक करने ही आए हैं। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव की आंखें अब भी मनोज को गौर से देख रही थीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती गई थीं। रामलाल थोड़ी दूर पर खड़ा था, आंखें झुकी हुई, चेहरा उतरा हुआ। वो बार बार पसीना पोंछ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ बोलने से कतरा रहा हो।